MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। और दर्शकों, आज की सबसे पहली खबर आपको बता रहा हूं। आज बड़ा त्योहार है भारत में। उत्तर से लेकर दक्षिण तक त्योहार मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में माघ मेला चल रहा है। लेकिन इसी बीच आतंकियों ने हिंदुओं का सिर काटने की धमकी दी है। दर्शकों, आपको बताता हूं, पहले में एक तरफ पूरी दुनिया में युद्ध की बात हो रही है, पूरी दुनिया इस समय जंग की चपेट में है, और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है दर्शकों, माघ मेला चल रहा है। लेकिन आतंकियों को यह पच नहीं रहा है। आतंकी अब हिंदुओं को सीधे मारने की धमकी दे रहे हैं और हमला करने की धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं माघ मेला चल रहा है और यही है टारगेट पर उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जहां के मुख्यमंत्री हैं, वो यूपी टारगेट पर है, वहां के हिंदू टारगेट पर है इन आतंकियों की। देख रहे हैं आप इन्हें, ये धमकी दे रहे हैं हिंदुओं का सिर काटने की। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से। हाँ, और ये वो आतंकी दर्शक ये कह रहा है कि हम हिंदुओं का सिर काटेंगे तब जिहाद होगा। सुनिए जरा। ये भीख मांगने से भी, ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से। हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से। हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, धमकी दी तो योगी ने कमांडो उतार दिए। देख रहे हैं आप, ये माघ मेले में ATS की पूरी तैयारी है। लाव लश्कर के साथ कमांडो आ गए और आज जो तस्वीर वहां पर देखी वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है। आपको मैं दिखाता हूं एक एक तस्वीर। और ATS की एंट्री के बाद पलक झपकते ही आतंकियों का काल है ये सेना, पलक झपकते ही कार्रवाई करती है, जिसकी तस्वीर हमने देखी है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। पीछे ले लो आप लोग, पीछे से थोड़ा कवर करिए ना। इसका रिमोट कंट्रोल बाहर हमारे बड़ी के पास है। अरे उसका कोई चिंता न करो, यहाँ रिमोट जो में लगा हुआ है उसकी चिंता न करो, उन्हें कर लिया गया है। तुम जाकर उधर लो। सामने देखो, मुंह पकड़ो, पैर खोलो, पैर फैलाओ, पैर फैलाओ। ये तो योगी के कमांडोज का कमाल था। लेकिन अब जहां पर हर तरफ निगरानी है, उस कमांड सेंटर में ले चलता हूं। देखिए आप, योगी की नजर है, यानी प्रशासन की नजर है, यूपी पुलिस की नजर है माघ मेले पर। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये दोनों जो है रेलवे वाले ब्रिज के बीच में है। ये फोर्स इसलिए एक्टिव है क्योंकि दर्शकों, आज माघ मेले में बड़ा स्नान था। दिखाते हैं आपको कैसे श्रद्धालु पहुंचे। दिखाइए, एम्बियंस सुनवाइए। गर्म लोहे की करेगा को संभाल डगरी, हो ज्वाला रोक के दिखाए जिसको आना है वो आए। ये जो चल पड़ी है प्रलय की धार डगरिया, काल की कराल लागे कालों का भी काल, गर्म लोहे की करेगा
ज्वाला रोक गदी। और ये देख रहे हैं आप, आज सनातनी हुंकार भी आ गया है। यानी संतों ने कह दिया है, हिंदुओं को चाहे आतंकी सिर काटने की धमकी दें, हिंदू लगातार सनातन के पथ पर चलेगा। और योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कमांडोज भी मैदान में उतार दिए हैं। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से। उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। हिंदुओं के कत्लेआम का जो ख्वाब औरंगजेब पूरा नहीं कर पाया, वो काम अब उसकी आतंकी औलादे करेंगी। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। औरंगजेब की इन औलादों को कौन बताए यहाँ कितने आजी आए गए, आदि सनातन का अंत करते करते खुद मारे गए। सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए, मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए। लेकिन औरंगजेब की औलादों को लगता है कि वो सुसाइड बॉम्बर भेजकर सनातन संगम को टारगेट कर हिंदुओं पर फतह करेंगे, तो उन्हें सनातन संदेश भी देख लेना चाहिए। सनातन हिंदू समाज एकत्रित है और हमारे साधु संतों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। जो उनका निर्णय होगा हम लोग उनके साथ हैं। सरमान यानी सनातन की तरफ आंख उठाकर देखने वाले पहले अपना इतिहास पलट कर देख लें, कहीं ऐसा ना हो औरंगजेब और गाजी की तरह मसूद और हाफिज की कब्र भी उनके बगल में बन जाए। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा, ये जो आतंकी सीमा पार बैठे हुए हैं, ये डरपोक हैं, डरपोक। और ये सिर्फ गीदड़ भपकी भारत को दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना तैयार है। दुनिया भर में युद्ध का उन्माद इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। इस बीच ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं, दर्शकों देख लीजिए, ये अपना रंग दिखा रहे हैं असली। लश्कर आतंकियों ने हिंदुओं का सिर काटने की धमकी दी है। यानी औरंगजेब की औलादें अब हिंदुओं का सिर कलम करेंगी। धमकियों के बाद बड़े काशी, मथुरा, उज्जैन जैसे मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं यूपी में माघ मेला चल रहा है दर्शकों, मेले की सुरक्षा भी टाइट कर दी गई है। सनातनियों के संगम को योगी ने अभेद्य सुरक्षा चक्र से घेर दिया है, ताकि कोई भी विधर्मी आतंकी सनातन आस्था पर चोट ना पहुंचा पाए। मकर संक्रांति पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं प्रयागराज, लिहाजा मेले की सुरक्षा में एटीएस के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। एटीएस कमांडो की प्रमुख घाटों और वीआईपी मूवमेंट पर नजर है। 10,000 पुलिसकर्मी और 22 कंपनी पीएसी और 6 आरएफ की यूनिट तैनात है। योगी के सुपर कॉप कमांड सेंटर से 24 घंटे मेले की निगरानी कर रहे हैं। एआई बेस्ड सीसीटीवी और ड्रोन सर्विलांस से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से लाइव फीड, एनालिटिक्स और अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो चुका है। एंट्री पॉइंट जहां पर मेटल डिटेक्टर है, सामान की स्कैनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। और खुफिया एजेंसी इनपुट शेयर कर रही है रियल टाइम रिस्पांस दर्शकों, ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि को वक्त से पहले न्यूट्रलाइज किया जाए। यानी माघ मेले में योगी ने ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया जो पूरी तरह से अभेद्य है। लेकिन आपको सुनवाता हूं दर्शकों में, ये आतंकी हिंदुओं का सिर कलम करना चाहते हैं, जिहाद करना चाहते हैं। सुनिए जरा। सियासतदानों, हाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इसमत दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख
मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे, और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। बड़ी बात क्या है दर्शकों, अभी तक जो आपने तस्वीर देखी वैसा ही कुंभ में हो रहा था, लेकिन कुंभ में एआई से भी नजर रखी जा रही थी। और उन आतंकियों को आज ये तस्वीर भी देख लेनी चाहिए। अगर हिंदुओं की तरफ देखा तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, क्योंकि सुरक्षा के कुछ ऐसे ही इंतजाम माघ मेले में। दर्शकों दिखाइए जरा ये प्रतीकात्मक तस्वीर है। बैरिकेडिंग लगाकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये तैयारियां जो है वो की गई है। ये पूरे पुल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो यूपी फायर की तरफ से जो है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। यानी हर 50 मीटर की दूरी पर आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। ये पूरा मेला क्षेत्र आप देखेंगे संगम के यहाँ पर कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो आपको नजर आएंगी। और बता दें कि सीसीटीवी जो है वो भी हर कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन दर्शकों जब भी धर्म की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तब नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। और ये तस्वीर देख लेनी चाहिए उन आतंकियों को जो माघ मेला और हिंदुओं को सीधे धमकी दे रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। और नागा साधु तो कह चुके हैं कि हम संघार के लिए तैयार हैं, लेकिन एटीएस के कमांडोज देख रहे हैं आप, डॉग स्क्वाड के साथ बम स्क्वाड की टीम है, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर नजर है, क्योंकि आतंकी साजिश करना चाहते हैं, यूपी को टारगेट पर लेना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, आपने कभी सोचा है जब भी आतंकी धमकी देते हैं तो यूपी क्यों टारगेट पर लिया जाता है, या फिर वो जगह जहां पर मंदिर है, जहां पर सनातन एकता बड़े पैमाने पर दिखती है? आपको बताता हूं दर्शकों उसका कारण क्या है। ये आतंकी जानते हैं यूपी सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ पुनर्निर्माण से यूपी को नई पहचान मिली है। 2024-25 में यूपी में करीब 1 अरब 30 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। राम मंदिर जो आप देख रहे हैं, अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची है। 2019 में जहां 60 लाख आए, अब यह आंकड़ा 15 से 16 करोड़ के करीब है। और इधर काशी आप देख रहे हैं, काशी में सालाना लगभग 12 से 13 करोड़ लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। मथुरा वृंदावन में हर साल 3 से 4 करोड़ भक्तों की आवाजाही रहती है। यानी तीर्थाटन अब यूपी की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुका है। धार्मिक पर्यटन से यूपी सरकार को हर साल हजारों करोड़ की आमदनी हो रही है। होटल, ट्रांसपोर्ट, व्यापार और रोजगार का बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका है और यूपी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन रहा है। बस यही बात आतंकियों को और कट्टरपंथियों को खटकती है। दर्शकों बता रहा हूं मैं आपको, यूपी में श्रद्धालुओं की यह विशाल भीड़ आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट है, यानी आप लोग टारगेट है। आतंकी सिर्फ जान नहीं बल्कि आस्था और अर्थव्यवस्था पर चोट करना चाहते हैं। हिंदू आस्था पर वार कर सामाजिक तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही है आप लोगों के साथ। चंद दिन पहले राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश हुई थी, मैंने आपको बताया था वो साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आतंकी जानते हैं यूपी को अस्थिर किया तो पूरे देश में डर फैल जाएगा। यही इनकी कोशिश है और इसलिए आतंकी बार बार यूपी में धार्मिक केंद्रों को निशाना बनाने की धमकी देते हैं, साजिश करते हैं। लेकिन यूपी में सीएम योगी जैसे सशक्त मुख्यमंत्री रहते हैं और आतंकियों का वो मंसूबा फेल हो रहा है। और आज
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने वहां श्रद्धालुओं से भी बात की। वो क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके की? बढ़िया चाक चौबंद है। पिछली बार अब व्यवस्था हो गई थी, उसके चलते बिल्कुल पहले से ही ये शासन एहतियात बरत रहा है, जिससे आगे पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। भले थोड़ा सा हमको चलना ज्यादा पड़ रहा है, पर सुरक्षा एक नंबर की है। पुलिस पूरा सहयोग बिल्कुल बिल्कुल, हम खुश हैं। मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी सरकार को। मैं पिछले साल भी महाकुंभ में भी आया था, तो उसमें भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं थी। पुलिस हमको लगता है पुलिस की तरह नहीं, परिवार की तरह ट्रीटमेंट कर रहा है। दर्शकों, श्रद्धालुओं को तो भरोसा है, लेकिन हमें पाकिस्तान और आतंकियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यहां पर भी कई गद्दार हैं और उनकी नजर है हिंदू और हिंदू मंदिर सनातन। ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं दर्शकों। आतंकियों की नजर सिर्फ इस भीड़ पर है, हिंदुओं की मंदिर जाति भीड़ पर। और अब मैं आपको बताता हूं, यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा था, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मसूद ने कहा कि हमारे पास फिदाइन है, सुसाइड बॉम्बर है। कहा था ना दर्शकों कि एक नहीं 1000 है इनकी संख्या, और अब लश्कर का सिर कलम करने वाला यह आतंकी धमकी दे रहा है। सुनिए जरा इसे। माएं और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख। दर्शकों, ये सीधी सीधी धमकी आप लोगों को है, क्योंकि मसूद जानता है जब तक आप लोग हैं तब तक सनातन है। सुनिए मसूद कैसी धमकी दे रहा है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा। इतना शौक है, ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। दर्शकों, लेकिन इन आतंकियों को पता नहीं है आपकी रक्षा में भारत की सेना, हिंद के शूरवीर तैनात है। और देखिए, आज एक उदाहरण भी दिखाया, हालांकि ये सीक्रेट किलर है, आपको पहले ही बता रहा हूं मैं। एक आतंकी के घर में आग लगी, अब ये किसने किया है ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन जांच का विषय है। सीक्रेट किलर, गुमनाम किलर आतंकियों को जानूम पहुंचा रहा है। लेकिन दर्शकों, मैं आज कहना चाहता हूं, जब भारतीय सेना की बात आती है तो सेना की तैयारियां आपको लगातार बता रहा हूं, क्योंकि सेना आतंकियों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। यही है वो आतंकी, इनका चेहरा देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक के अड्डे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन बचे हुए आतंकियों ने नए सिरे से 8-10 टेरर कैंप बना दिए और अब आतंकियों की नई पौध तैयार करने के बाद धमाके कर रहे हैं। आपको बताऊं, पाकिस्तान परस्त आतंकियों की यह धमकी कोई नई बात नहीं है। चंद दिन पहले मसूद अजहर ने 1000 सुसाइड बॉम्बर की धमकी दी दर्शकों। यानी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी फिर खुलेआम भारत को ललकार रहे हैं, बार बार हिंदू पहचान और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात कह रहे हैं। इससे साफ है दर्शकों कि भारत की आर्थिक और धार्मिक तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये भारत को धार्मिक युद्ध में धकेलना चाहते हैं, हिंदू आस्था पर हमला कर देश के भीतर तनाव फैलाना चाहते हैं। एक तरफ आतंकी है दर्शकों जो मंदिर पर अटैक करना चाहते हैं, तीर्थ और हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के हिंदुओं को जंग के लिए उकसाने की साजिश। आपको बता रहा हूं मैं, यही कोशिश है इनकी, ताकि भारत आतंकवाद में उलझा रहे और डर का माहौल बना रहे। यानी ये पाक का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का सुनियोजित पैटर्न है। पाकिस्तान खुद तो सीधे टक्कर से बच रहा है और प्रॉक्सी आतंकियों को आगे कर रहा है। यही है वो आतंकी, बार बार धमकियों से भारत की सामाजिक एकता तोड़ने की कोशिश है, साजिश है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं। और यही साजिश है जिसका बार बार खुलासा हो रहा है दर्शकों। लेकिन इसको लेकर आज साधु संतों ने भी मैदान में उतरकर कह दिया है कि हम भी तैयार हैं। सुनिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी
यहाँ महती कृपा है तीर्थराज प्रयागराज में और बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। हर बार से इस दिव्य नगरी को सजाया गया है। साधु संतों के हम और आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माँ गंगा सबकी मनोकामना पूर्ण करे और चाक चौबंद व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है व्यवस्था। बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है और योगी जी और हमारे सतुआ महाराज जी मिलकर पूरे कुंभ की व्यवस्था जैसा माघ मेला का दिखा रहे हैं। सुना दर्शकों आपने, यहां तो विश्वास है कि काम किया जाएगा, लेकिन दर्शकों दुनिया में इस समय किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जंग की तैयारी हो रही है और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज ट्रंप ने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी और ये स्ट्राइक किस पर की है? मुस्लिम ब्रदरहुड पर। दिखाता हूं मैं आपको। Iran is on my mind when I see the kind of death, 20 minutes. So, and we'll act accordingly. ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है, ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। हिंद के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने के लिए तैयार हो। दर्शकों देखा आपने, ट्रंप ने तैयारी कर ली है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? आपको बताता हूं। उसका पहला उदाहरण है ये हमास। हमास ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच है। इन्होंने अपने हर जगह पर तैनात कर दिए हैं और ये कहते हैं कि हमारे सिपाही हैं। लेकिन दर्शकों बता दूं आपको, इन पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्राइक की है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आतंकी संगठन है जो अलग अलग हैं, ये अमेरिका ने कह दिया है। इसमें हमास है, हिजबुल्लाह है और इन पर अब स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी है। दर्शकों ईरान जो है वो इनका सपोर्ट करता है और तेहरान से जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। यानी इधर मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप ने स्ट्राइक की तो उधर इसका खौफ ईरान तक देखा जा रहा है। यह खौफ इसलिए भी है दर्शकों क्योंकि इस समय ईरान दो भागों में विभाजित हो गया। एक वो है जो खामनेई के समर्थक हैं, दूसरे जो हैं वो खामनेई के खिलाफ। लेकिन खामनेई के जो खिलाफ है उनकी हालत आप देख रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है। शरिया के खिलाफ क्या गए, ईरान में लाशें बिछा दी गई। लेकिन दर्शकों आप समझिए, कट्टरपंथ के रास्ते पर जो चलेगा उसका क्या हश्र होता है, उसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव। यह है वो उदाहरण। ईरान तबाह हो गया है, ईरान इस समय जल रहा है, ईरान में लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो कट्टरपंथ के रास्ते पर चल रहे थे। और दर्शकों आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो मैं आज आपको बताता हूं ईरान में इस समय एक नहीं दो नहीं कई लोग हैं जो खामनेई के खिलाफ हैं, शरिया के खिलाफ है। उनमें से एक ये महिला है, ये खुद बता रही है कैसे वो परेशान है। सुनिए जरा। Islam isn't the religion of Iran or isn't the religion of ancient Persia. Islam was forced on us after torturing, killing, beheading, raping, and slaving Iranians into becoming Muslim. Islam isn't the religion of Iran or isn't the religion. सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन आपको बताता हूं मैं ये मुस्लिम ब्रदरहुड कहां पर है और ट्रंप ने कैसे स्ट्राइक किया। ये इधर आपको बताते हैं, ये है वो तस्वीर।
देख लीजिए, जिसमें लेबनान, जिसमें जॉर्डन और मिस्र, यहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड ज्यादा है दर्शकों। मुस्लिम ब्रदरहुड को ट्रंप ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आपको बता रहा हूं मैं, इस फैसले का मतलब है कि सुन्नी इस्लामी ग्रुप की लेबनानी और जॉर्डानियन और मिस्र की शाखाओं को आतंकवादी घोषित किया जाता है। यह संगठन आज से नहीं, 1920 के दशक में मिस्र में स्थापित हुआ था और दूसरे पूरे क्षेत्र में इस्लामिक राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया है। बता रहा हूं मैं आपको, यह विचारधारा इस्लामिक देशों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है और इनके लोग कई जगह पर हैं, लेकिन ट्रंप ने उन पर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट में दिखाता हूं। पूरी दुनिया में कट्टर नफरत और जिहादी मानसिकता को जन्म देने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड के खात्मे का वक्त आ गया है। ट्रंप ने एक साथ 70 मुस्लिम देशों से नया युद्ध छेड़ दिया है। मिस्र, जॉर्डन और लेबनान में जिहादी ब्रांच को इंटरनेशनल आतंकी संगठन की लिस्ट में रजिस्टर्ड कर दिया है, जो पाकिस्तान, तुर्की और कतर के पर कतरने जैसा है। We called on foreign nationals who support Hamas or other terrorist organizations to lose their visas and to be sent back to their home countries. जहां जहां जिहाद, वहां वहां इस्लामिक फसाद, उसका इलाज ट्रंप ने ढूंढ निकाला। अमेरिका ने बता दिया कि वो किसी का सगा नहीं, चाहे पाकिस्तान हो या मिडिल ईस्ट के तमाम देश, जो मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देगा उसका अंजाम मिस्र, जॉर्डन और लेबनान जैसा होगा। और अगला नंबर ईरान का है, जहां खामनेई की कट्टरपंथी सोच यानी सरेरा सजाए मौत, उसका अंजाम क्या होगा, ट्रंप उसका ट्रेलर भी जल्द दिखाने वाले हैं। लेकिन अब मुस्लिम ब्रदरहुड को ट्रंप ने कैसे झटका दिया है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और यह झटका बहुत जोर का लगा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के अटकलों के बीच ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर करारा वार किया है। इस स्ट्राइक से मुस्लिम देशों में हलचल मच गई है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 3 शाखाओं को टारगेट किया है, जिसमें लेबनान, जॉर्डन और मिस्र की शाखाएं हैं। इसे विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके तहत इस समूह को किसी भी तरह की मदद देना अब अमेरिका में आपराधिक अपराध माना जाएगा। भले इस लिस्ट में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से यह इस्लामाबाद के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इस फैसले का असर कतर और तुर्की के साथ रिश्ता रखने वालों पर भी पड़ेगा। और ये दोनों देश पाकिस्तान के सबसे करीबी हैं, आयरन ब्रदर्स हैं दर्शकों। दोनों देश मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए हमेशा नरम रुख रखते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्हें हमास को समर्थन देने पर आतंकी माना गया। वैसे भी पाकिस्तान में हमास आतंकियों के लिए भारी जन समर्थन है। ऐसे में अमेरिकी एक्शन का असर दिख रहा है, पाकिस्तान पर पड़ेगा ये भी मान लीजिए आप। और इसको लेकर दर्शकों हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। हमारी टीम ने आज जानकारी जुटाई कि ये शुरू कैसे हुआ और ये पूरी दुनिया में कैसे चला गया। मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि ये कैसे शुरू हुआ है। मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या? अरब देशों में फैला हुआ एक कट्टर इस्लामिक मूवमेंट है, जिसकी स्थापना स्कूल टीचर से मजहबी नेता बने हसन अल बन्ना ने की। उनका मानना क्या था दर्शकों? इस्लामी विचारधारा ही शासन का आधार होना चाहिए। सोचिए आप, शुरुआती दिनों में इसने सामाजिक आंदोलन पर काम किया और फिर धीरे धीरे इसने इस्लाम के नाम पर दुनिया में हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। 1948 का वक्त दर्शकों बता रहा हूं मैं आपको। मिस्र के प्रधानमंत्री की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ था, क्योंकि प्रधानमंत्री फहमी ने संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा के लोग दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर कानूनी कार्रवाई और अमेरिकी डर से चुप रहते हैं या मौके का इंतजार करते हैं। वो जब इस्लाम की बात होगी तो एक्टिव हो जाएंगे। यही वजह है मिस्र, सऊदी अरब और यूएई के साथ रूस भी इसे बैन कर चुका है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्ट्राइक कर दिया। आज हमने पूर्व राजनयिक दीपक वोरा से इसे लेकर सवाल किया। उन्होंने बताया है कि कितने खतरनाक थे और इस फैसले का क्या असर होगा। सुनवाता हूं आपको।
बैन लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब इनकी फंडिंग खत्म हो जाएगी। ये एक और तरीका है स्क्वीज करने का ईरान को, कि अब ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है। जो उनके चमचे थे, जो उनके साथी थे, जिनके साथ वो मिलजुल के आतंक मचाते थे दुनिया में, मेरा ख्याल है कि अब इसके साथ वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। और बाकी जो गल्फ के देश हैं वो भी मुस्लिम, कतार के अतिरिक्त मुस्लिम ब्रदरहुड को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कतार भी समझ जाएगा कि अब अमेरिका से मुझे पंगा नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है मुस्लिम ब्रदरहुड पे। बाकी देश तो सऊदी अरेबिया है या कुवैत है या बहरीन है या यूएई, वो तो नाच करेंगे कि मज़ा आ गया, इसको बंद कर दिया है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप डालता जा रहा है ईरान के ऊपर, हमला अब कुछ ही घंटों की बात है। अब देखिएगा अब ईरान में क्या होने वाला है। अमेरिकी ताकत ईरान अब समझ जाएगा। क्या ईरान वाकई अमेरिका की ताकत को समझ जाएगा? क्योंकि अभी तक जो तस्वीर हम ईरान में देख रहे हैं वो ऐसी तो नहीं लगती है। ये देखिए, ईरान में विद्रोहियों पर हमला किया जा रहा है। दर्शकों, जो विद्रोह कर रहे हैं उन पर गोली बरसाई जा रही है। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, जो लोग मान नहीं रहे, जो लोग प्रदर्शनकारी, उनमें से एक ये है, इसका नाम है इरफान सुल्तानी, और इसे सरेआम शरिया कानून के तहत फांसी दी जाने वाली है। कहां पर दर्शकों? ईरान में बीच चौराहे पर। यानी खामनेई का विरोध आपको सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। और उसकी तस्वीर मैं आज आपको दिखा रहा हूं। देखिए इधर, ईरान में इस समय हालात बेकाबू हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर जरूर हैं, लेकिन खामनेई के समर्थन में भी कई लोग हैं। और जो विद्रोह में है उनका हाल क्या हो रहा है वो आपके सामने है। लाशों का ढेर लगा हुआ है। दर्शकों, ये तो एक तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं आप एक और तस्वीर। यहां लोग लाशों की गिनती नहीं कर पा रहे। दावा किया जा रहा है हजारों लोग अब तक मर चुके हैं। हालांकि ईरान में इस दावे को खारिज किया जा रहा है, लेकिन वहां से कुछ जो तस्वीर सामने आई है वो तो चौंकाने वाली है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, अगर प्रदर्शनकारी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या उन्हें सीधे बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी? यही आज दुनिया भर में सवाल पूछा जा रहा है और खबर भी यही है। दर्शकों, ईरान में प्रदर्शनकारियों पर खामनेई शासन सख्त हो गया है। अब सड़कों पर उतरने वाले लोगों को सजा दी जा रही है। करीब 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रोटेस्ट में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा होगी। सुल्तानी पर अल्लाह के खिलाफ नारे लगाने के आरोप लगे हैं। हालांकि परिजन इस आरोप को खारिज कर रहे हैं। इरफान सुल्तानी की उम्र 26 साल है और वो एक दुकानदार है। दर्शकों, सुल्तानी से उनके परिवार वालों ने मुलाकात की। फांसी से पहले करीब 10 मिनट उन्हें मिलने दिया गया। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी हुई। मध्य ईरान के फारदिस शहर में इरफान का घर है और खामनेई की सेना पर घर से ही सुल्तानी को उठाया था। अब बीच चौराहे पर उन्हें फांसी देने की तैयारी है। प्रदर्शन के लिए फांसी देने वाले सुल्तानी पहले शख्स होंगे। हालांकि इस फैसले का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। दर्शकों, खामनेई का कहना है कि इरफान बाहरी मुल्क का एजेंट है। सोचिए, और इस मामले को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो जरा आपको सुनवाता हूं। Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there. We think so. We're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So. देखा दर्शकों आपने, अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे थे वो ईरान में विद्रोहियों की। अब मैं आपको दिखाता हूं ट्रंप के खिलाफ ये विद्रोह हो रहा है। और ये विद्रोह आप समझ जाइए, खामनेई के कट्टर समर्थक हैं जो ट्रंप के खिलाफ मैदान में आ गए हैं।
بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، بزرگترین سیریز. अब दर्शकों, खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है, वो रास्ता है हमले का। और कल ही कह दिया था यूएस की तरफ से कि हमारे पास हर तरह के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन हमला करने के लिए अगर मौका आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दर्शकों, अगर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि अगर यूएस हमला करेगा तो क्या होगा, क्या ईरान वाकई मुकाबला कर पाएगा, तो मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका और ईरान सामने आए तो होगा क्या। ताकत में अमेरिका और ईरान की कोई तुलना नहीं है, यह तो आप पहले समझ लीजिए। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है दर्शकों, लेकिन ईरान की कुछ खास ताकतें अमेरिका पर भारी पड़ रही हैं। सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान का मजबूत संगठित सुरक्षा तंत्र। सैन्य ठिकाने पूरे ईरान में फैले हुए हैं, जहां एक साथ स्ट्राइक बहुत मुश्किल है। इजराइल और अमेरिकी बेस ईरान के सीधे निशाने पर है। युद्ध की स्थिति में ईरान जवाबी कार्रवाई में देरी नहीं करेगा, यह भी तय है। और सीधी जंग होने पर ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन कमजोर पड़ जाएंगे। इससे ईरान में खामनेई के प्रति राष्ट्रवाद का माहौल बन सकता है और ईरान में ट्रंप को सीधे सैनिक उतारना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की अदृश्य सेना से सामना करना असंभव है। यह अदृश्य सेना क्या है? ईरान की बसीज सेना ही उसकी असली ताकत है। बसीज सेना को हिडन फोर्स यानी अदृश्य शक्ति कहा जाता है दर्शकों। यही है वो फोर्स। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास ट्रेंड जवान है। IRGC के नेतृत्व में ही बसीज सेना काम करती है। आपको बताएं, ये आर्मी ना तो पूरी तरह सैनिक होते हैं और ना ही आम नागरिक होते हैं। ये धर्म, देशभक्ति और बलिदान के जज्बे से लबरेज रहते हैं और इनमें 12 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। बसीज सेना की पहचान किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, इसलिए यह ईरान की सबसे खतरनाक आर्मी में शुमार है और इसीलिए बहुत मुश्किल है अमेरिका को एक्शन लेना। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके अंदर लगभग 20,000 लोग मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ में जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने लोगों के ऊपर, प्रदर्शनों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी है। लोगों की आंखों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके सिरों पे गोली मारी जा रही है, जिसके बारे में, इस जुल्म के बारे में डॉक्टरों तक ने जो है आवाज उठानी शुरू कर दी है। और यही नहीं, इस पूरे प्रदर्शन को जो लीड कर रहा था इरफान, उसको खुमैनी ने पब्लिक के अंदर 10 मिनट के अंदर, जब उसको कल पकड़ा गया और उसके ऊपर 8 तारीख को पकड़ा गया था और उसके ऊपर जब मुकदमा चला, 10 मिनट के अंदर उसको फांसी लगाने की सजा सुना दी गई है। इससे अमेरिका भड़क चुका है और उसने कहा कि अगर किसी को भी फांसी लगाने की कोशिश की ईरान ने तो अमेरिका एक्शन करेगा। देखिए, अमेरिका इस टाइम पे प्रदर्शन के दौरान अभी आगे एकदम से फुल फ्लेज अटैक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इजराइल ने उसको रोक दिया था, ये कह के कि अभी प्रदर्शन जो है उस इंटेंसिटी पे नहीं पहुंचा जिससे कि तख्ता पलट किया जा सके खुमैनी का। इसलिए लिहाजा इस प्रदर्शन को और बढ़ने दिया जाए, फिर अमेरिका अटैक करे। परंतु अमेरिका के पास प्लान बी भी है कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, इनके कमांड एंड हेडक्वार्टर्स, इनके न्यूक्लियर साइट्स और इनके जो मिसाइल साइट्स हैं, मिसाइल सिटीज हैं, उनके ऊपर अमेरिका अटैक करना शुरू करे जब ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है और प्रदर्शन को और थोड़ा सा प्रोत्साहित करे। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर आप भारतीय हैं तो आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। लगातार विद्रोह बढ़ता जा रहा है। खबर यह है कि लोगों का कहना है जब तक खामनेई जाएंगे नहीं, तब तक प्रदर्शनकारी भी नहीं जाएंगे। क्या तब तक ये विरोध चलता रहेगा? और इधर देख रहे हैं आप, ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि पूरी तरह से यूएस के फाइटर जेट्स मैदान में तैयार हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इधर हमले का खौफ है, तेहरान से लोग भाग रहे हैं। कई लोग हैं जो अपने देश वापस जा रहे हैं। अलग अलग देशों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। और दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है
लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय ईरान में क्या माहौल बना हुआ है, क्यों कहा जा रहा है कि ईरान को खाली कर दें। ईरान में अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह प्रदर्शन आप देख रहे हैं। भारत भी ईरान के हालात पर नजर बनाए हुए है। ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए निर्देश जारी हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है। इससे पहले 5 जनवरी को भी एडवाइजरी जारी हुई थी। 10 दिनों के भीतर दूसरी बार एडवाइजरी जारी हुई है। इससे ईरान संकट की गंभीरता को समझा जा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ईरान में 12,000 भारतीय हैं और एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से यात्रा से जुड़े हुए दस्तावेज तैयार रखने के लिए कहा गया है, यानी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स जिसमें पासपोर्ट और आईडीज शामिल हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके ईरान छोड़ सकते हैं। किसी भी मदद के लिए भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करिए। विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाली जगह से आप लोग दूर रहें। ताजा हालात की जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें। भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, आप लिख लीजिए +98912810915 और एक और नंबर मैं आपको बताता हूं +9891281099109। एक और नंबर जारी किया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है +981281091102 और एक और नंबर है दर्शकों +919932179359। इन मोबाइल नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को सूचना दे सकते हैं। दूतावास की ओर से ईमेल भी जारी किया गया है, आप यहां पर भी लॉगिन कर सकते हैं और आपको हर तरह की मदद सरकार की तरफ से मिलने वाली है। अब दर्शकों बड़ी बात यह है, अगर ये एडवाइजरी जारी कर दी है इसका मतलब माहौल ठीक नहीं है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान में कोई एरियल अटैक भी कर सकता है और कोई हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए अमेरिका की जो फोर्सेस हैं कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी अंजाम दे सकती हैं, जैसा कि वेनेजुएला में दिखा था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड का ऑपरेशन, लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक नहीं करने जा रहा है, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। और लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस बात की पूरे प्रयास करते दिखाई देते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों को पूरी मदद पहुंचाई जाए और ये जो इस्लामिक रिजीम जो 1979 से चली आ रही है उसका पतन हो जाए। इसके लिए अमेरिका और इजराइल बिल्कुल एक्टिव दिखाई देते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो तो वहाँ पर सक्रिय निसंदेह हैं और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो आने वाले समय में कोलैप्स कर सकती है। इस बात की जो संभावना बढ़ती जा रही है। अब दर्शकों अगर ईरान पर हमला हो गया तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। ईरान पर अगर हमला हुआ तो रूस आएगा दर्शकों। पुतिन तो पहले ही समर्थन में खड़े हुए हैं। खबर यह है कि पुतिन ने पीछे से मिसाइल भी भेज दी है और ईरान पर हमला हुआ तो क्या पुतिन बदला लेंगे, दुनिया भर में यह सवाल पूछा जा रहा है। और दर्शकों अगर रूस मैदान में आया तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं दुनिया में जंग का एक और फ्रंट खुल जाएगा और वो फ्रंट क्या होगा दर्शकों, रूस वर्सेस अमेरिका, रूस बनाम अमेरिका। अगर दोनों आमने सामने आ गए तो फिर इसलिए तो बार बार हम कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध करीब लग रहा है। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, अगर ऐसा हुआ तो भी दिक्कतें, क्योंकि रूस और यूएस यानी अमेरिका आमने सामने आए तो बहुत ज्यादा हालात खराब होंगे। ईरान और अमेरिका की टकराहट जो आप दुनिया भर में देख रहे हैं उस पर कई लोगों की नजर है और इस कड़वाहट में अब महाशक्ति रूस की एंट्री भी हो गई है। रूस ने अमेरिका को सीधे और साफ शब्दों में चेतावनी दी। रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान के हालात पर कहा, ईरान की राजनीति में विनाशकारी बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। प्रदर्शन के बहाने हमला करने की साजिश करने वाले सावधान हो जाएं। सैन्य हमला करने की कोशिश हुई तो नतीजे ठीक नहीं होंगे। इसके परिणाम मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा के लिए भयावह होंगे, खतरनाक। यानी मॉस्को के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई की तो सीधे तौर पर दो महाशक्तियों के बीच टकराव बढ़ जाएगा। मॉस्को से जो बयान सामने आया ईरान के लिए वो संजीवनी से कम नहीं है, आप ये भी मान लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सिर्फ रक्षा का वादा नहीं किया
बल्कि ईरान को अपने घातक हथियार से भी लैस कर दिया है। ईरान को S-400 डिफेंस सिस्टम और सुखोई 35 फाइटर जेट्स दिया है ताकि अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और रूस से ईरान को परमाणु संयंत्र बनाने में मदद मिल रही है। खुफिया जानकारी भी यह है कि ईरान को रूस से मिलने का दावा है। इतना ही नहीं, डॉलर की पाबंदी के बावजूद रूस और ईरान के बीच सीधा व्यापार हो रहा है। सस्ती गैस का आदान प्रदान किया जा रहा है। यानी पुतिन का सिक्योरिटी प्लान ट्रंप पर भारी पड़ सकता है। और दुनिया में यही कहा जा रहा है कि अगर रूस आया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर क्या हालात हैं, फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव क्या करें, सुनिए जरा। देखिए, रशिया ने जो स्टेटमेंट दी है कि विनाशकारी बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा ईरान में, ये एक मैं मानता हूं डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। यानी कि रशिया अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है ताकि वो कहे और कह सके कि वो एक रूल ऑफ लॉ जो इंटरनेशनल ऑर्डर में है उसमें विश्वास रखता है और वो सबको इनकरेज करता है कि उसके अकॉर्डिंग दुनिया की शक्तियों को आपस में रिश्ते रखने चाहिए। अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को एक अलग पगडंडी में ले जाना चाहता है। तो ऐसे समय में पुतिन अमेरिका के साथ किसी टकराव के माहौल में नहीं आएंगे। शब्दों में हाँ, पोजीशन में हाँ, पर फिलहाल रशिया के लिए यूरोप में जो फूट पड़ रही है अमेरिका और यूरोप के बीच में, पुतिन के लिए वो बहुत फायदेमंद है। ईरान के साथ रशिया के रिश्ते काफी डीपर भी हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज, ड्रोन टेक्नोलॉजीज वगैरह पर वो रशिया ले चुका है। बट एट द सेम टाइम इतना ज्यादा रशिया के लिए स्टेक नहीं है कि वो ईरान के बिहाफ पर अमेरिका के साथ टक्कर या टकराव करे। अब दर्शकों, इधर अगर रूस आया तो आप कहेंगे कि चीन कहां पर है। चीन तो अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। ये देखिए आप, ये शेयर किया गया है दर्शकों, वीडियो दिखाइए जरा, AI जनरेटेड वीडियो, फुल फ्रेम दिखाइए। My way, no permission, no regret. My military has a big net. Cross the line, you will pay. Listen up, do what I say. I do what I want, I take what I need. देखिए आप, ये चीन कर रहा है दर्शकों, लेकिन मुनीर क्या कर रहा है? ईरान के खिलाफ पाक की धरती ट्रंप को दे रहा है, ऐसा दुनिया में दावा किया जा रहा है। और खबर यह है कि अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ तो असली जोकर तो कौन है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ने असली जोकर बना दिया है पाकिस्तान को। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, पपेट शो, जहां एक तरफ मुनीर है, एक तरफ शहबाज है। अमेरिका ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं दोनों। ये संकेत मुनीर के लिए गले की फांस बन गए। अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल होगा, यह भी जान लीजिए। और युद्ध की स्थिति में अमेरिका पाकिस्तान से हवाई क्षेत्र और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मांग कर सकता है। ट्रंप की इस डिमांड को मुल्ला मुनीर अगर सुनेगा तो उसकी बेचैनी बढ़ना तय है। मुनीर ने अमेरिका को मना किया तो अंजाम सबको पता है क्या होगा। और अगर ईरान पर हमले के लिए पाक की जमीन का इस्तेमाल हो गया तो इजराइल की तरह पाकिस्तान भी ईरान के निशाने पर होगा। और ईरान मसले पर मुनीर को सिर्फ बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि आंतरिक कलह भी उसके लिए चुनौती है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की तादाद करीब 30% है। शिया समुदाय के लोग ईरान से, खामनेई से सहानुभूति रखते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। और ऐसे में अमेरिका की मदद करने पर इनका आक्रोश भड़क जाएगा और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रदर्शन भी हो सकता है। पाकिस्तान ईरान सीमा, जबरदस्त वहां भी तनाव दिखेगा, जो मुल्ला मुनीर की कुर्सी हिलाने के लिए काफी होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि असली जोकर मुनीर और शहबाज निकले। अब बताते हैं आपको डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुनीर बुरी तरह फंसे, एक तरफ से तो कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। यदि वो कुछ करते हैं तो ईरान के साथ वो बड़ा मोल लेंगे और उनके साथ तो उनको रहना है। इसके पहले तो कस्में खा रहे थे कि ईरान के ऊपर में यदि इजराइल कुछ करता है तो वो तो न्यूक्लियर एसेट का भी बात कर रहे थे, इस्तेमाल होगा। तो मुनीर तो अब बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि आप जब इस तरह से गेम खेलेंगे
स्ट्रेटजिक गेम सभी के साथ, चाहे वो जा करके डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिल जाएंगे और जिस तरह से उन्होंने ये भी माना है कि जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है इसराइल के अंदर में वो भी देना चाहते हैं, वहाँ भी उनकी फंसी हुई है कि यदि वहाँ गई तो उनको भेजना पड़ेगा। तो और देखिए भारत तो लगा ही है, देखिए भारत में तो ओपन है, ऑपरेशन सिंदूर तो थमा नहीं है, वो खाली पॉज्ड है, तो कभी भी कुछ बड़ा चीज हो सकता है। मुनीर बुरी तरह फंसे, चारों तरफ से फंसे हुए। अब दर्शकों, अगर पूरी दुनिया में युद्ध भड़कता है तो भारत कहां पर खड़ा हुआ है? क्योंकि जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं रोज हम आपको बता रहे हैं, और भारत दर्शकों बॉर्डर पर तैनात है। ये देख रहे हैं आप, यूएस की रिपोर्ट में पिनाका की तारीफ की और भारत ने बॉर्डर पर पिनाका तैनात कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए, यानी पाकिस्तान जो जोकर बना हुआ है उसने अगर कोई गलती की दर्शकों इस बीच, तो भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। वो रेगिस्तान हो या फिर बर्फ की चोटियां, वहां पर भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर में भी। अगली तस्वीर दिखाइए, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर बीएसएफ की फौज देख रहे हैं आप, बीएसएफ की यूनिट तैनात है और यहां पर भारतीय फौज की तस्वीर देख लेना चाहिए पाकिस्तान और आतंकियों को। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, भारत ने जो तैयारी की है वो जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि अगर जंग हुई तो भारत को सावधानी तो करनी पड़ेगी। सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। आइए जरा आपको बताता हूं। भारतीय सेना की दहाड़ पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जब से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाक के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दूं, भारतीय आर्मी चीफ की हुंकार ने मुनीर के जख्म हरे कर दिए हैं। भारत ने दावा कर दिया है, और दावा तो यह कि मुनीर ने पाक में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में मौलवियों के साथ जिहादी भी मौजूद रहे। मीटिंग में शामिल होने वाले मौलवी ही जिहादी तैयारी कर रहे हैं। सीमा पर आतंकी कैंपों में फिदाइनों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। रावलपिंडी सेना मुख्यालय में इस मीटिंग के होने के संकेत मिले हैं, दावा भी है। इसमें मुनीर ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है, और मुनीर को मालूम है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने पर उसे इस बार गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर नापाक साजिश हुई तो नक्शे पर पाक का भूगोल बदल जाएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। डिफेंस एक्सपर्ट से तो आपने सुन लिया, लेकिन आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. अब दर्शकों आपको बताते हैं, आज मकर संक्रांति, अलग अलग जगह पर पूरे देश भर में अलग अलग राज्य में त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं पोंगल तो कहीं लोहड़ी। और बिहार में दर्शकों दही चूड़े पर सियासत गर्मा गई। आज जो तस्वीर देखने को मिली है वो बड़े सवाल पूछ रही है। दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए तस्वीर। सबसे पहले आज पोंगल उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे। दिखाइए फुल फ्रेम जरा, एमएन सुनाइए। और यहां पर गाय को उनकी सेवा की, पूजा की, और आज तमिलनाडु के लोगों को पीएम मोदी ने बधाई दी। सुनिए जरा क्या कहा। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। और दर्शकों, काइट फेस्टिवल देश भर में इसकी भी चर्चा रहती है, पतंग उड़ाई जाती है। ये आप देखिए, गुजरात में जहां पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर पतंग उड़ाई है उन्होंने।
अब दर्शकों इधर आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भी दही चूड़ा का खास कार्यक्रम रखा। देख रहे हैं आप कई नेता पहुंचे हुए हैं। नितिन नवीन खुद वहां पर मौजूद हैं। और दर्शकों आज पवन सिंह भी पहुंचे और दिल्ली में जब पहुंचे तो कैसे उन्होंने बिहार की जीत को एक बार फिर याद किया, सुनिए जरा। बम्पर जीत हो गई जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये तो आपने देश भर से तस्वीर देखी, लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार में आज लालू प्रसाद यादव पहुंच गए बड़े बेटे तेज प्रताप के निमंत्रण पर दही चूड़ा खाने। देख रहे हैं आप। और यहां लोगों ने पूछा चुनाव के वक्त जो इतनी दूर थे, चुनाव के बाद कैसे क्या घर वापसी की तैयारी हो रही है? देखिए जरा, लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए हैं वहां पर। और जो है वो नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव ने जिस दही चूड़ा। अब दर्शकों एक और तस्वीर ये आप देखिए, पिता के लिए तेज प्रताप यादव का प्रेम। उन्हें धूप लग रही थी, बाहर कार्यक्रम था, तो तुरंत अपना रूमाल निकाला और उनके सर पर रख दिया। और इसी तस्वीर को लेकर पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, क्या तस्वीर बदलने वाली है बिहार की। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। लोग बोल रहे थे कि तेज प्रताप यादव को क्या ये जानकारी थी कि वो आएंगे, उनके छोटे भाई आएंगे, तेजस्वी आएंगे, क्योंकि निमंत्रण तो दिया था। लोगों ने तेज प्रताप से सवाल किया, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। उनके 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे, तेजस्वी जी नहीं आए तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद हो सकता है घेरा हुआ। 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे, तेजस्वी जी नहीं आए तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद। बड़ी बात क्या है दर्शकों, यहां तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं है और इधर आप देख रहे हैं तेज प्रताप बीजेपी के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। विजय सिन्हा पहुंचे हुए हैं। अब खबर यह है, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी के करीब आए हैं तो क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? इसके भी कयास लगने शुरू हो चुके हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसके बाद अब चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गई है कि तेज प्रताप पार्टी बदलने वाले हैं। मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेज प्रताप के दही चूड़े कार्यक्रम में लालू यादव पहुंच गए। तेज प्रताप छोटे भाई तेजस्वी का भी इंतजार कर रहे थे। जब तेजस्वी नहीं पहुंचे तो तेज प्रताप का सब्र जवाब दे दिया। 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे, तेजस्वी जी नहीं आए तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद हो सकता है घेरा हुआ। तेज प्रताप के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी शामिल हुए। राजनीतिक हलकों में तेज प्रताप के बीजेपी या एनडीए का हिस्सा बनने की चर्चा तेज है। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। चूड़ा दही का भोज का भव्य इतना आयोजन किया गया, पिता माता हमारे लिए भगवान है तो आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा। अब दर्शकों पूरे बिहार में चर्चा हो रही, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में आने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बताऊं, आज जो दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ है, यह है वो कार्यक्रम। मकर संक्रांति पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा। तेज प्रताप को आशीर्वाद देने लालू प्रसाद यादव स्वयं पहुंचे। लालू यादव ने कहा वो तेज प्रताप से नाराज नहीं है। लालू ने तेजस्वी यादव को भी बताया कि आमंत्रित किया था तेज प्रताप ने, लेकिन तेजस्वी यादव तेज प्रताप के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। लालू यादव के आने से संदेश साफ है, लालू यादव चाहते हैं तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो जाए, जबकि तेजस्वी यादव अभी इसके लिए लगता है तैयार नहीं है। तेजस्वी के ना आने पर तेज प्रताप यादव से सवाल भी किया गया, तो तेज प्रताप यादव ने कहा मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूं, हो सकता है जयचंदों ने उन्हें ना आने दिया हो।
तेज प्रताप ने कहा, लालू यादव की असली पार्टी तो जेजेडी है, हम अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय नहीं करेंगे। तेजस्वी आरजेडी का विलय मेरी पार्टी जेजेडी में कर दें। तेज प्रताप ने कहा, हम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, जल्द ही मैं पूरे बिहार की यात्रा करूंगा। और इतनी ही बात उन्होंने कही, उसके बाद कयास ये लगने शुरू हो गए, क्या तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच अभी सुलह नहीं होगी? सुनिए जरा। मकर संक्रांति के मौके पे सभी लोगों को न्योता हमने देने का काम किया है और सभी लोग आए हैं। कुछ लोग होंगे रास्ते में आ रहे होंगे, गवर्नर साहब भी आए। हाँ, तो सभी लोग आए, सभी लोग का आशीर्वाद है, सभी लोग आए, पिताजी भी आए, गवर्नर साहब भी आए, डिप्टी सीएम आए, सभी लोग आए। आप भी यात्रा पर निकलने वाले हैं कुछ दिन? हम भी निकलेंगे यात्रा पर। जेजेडी है, जनशक्ति जनता दल। आरजेडी में मर्ज करने की अपनी बातें कही हैं? नहीं, आरजेडी मर्ज करेगा जेजेडी में। हाँ, तेजस्वी यादव भी नहीं आया है, तो आप जयचंद से पूछिए, आप तो जाते ही हैं समोसा खाने। अब सवाल ये कि दर्शकों, ये जयचंद कौन है? क्या इस जयचंद की वजह से तेज प्रताप आरजेडी में नहीं जाएंगे, विलय नहीं करेंगे, तो फिर क्या बीजेपी में जाएंगे? तेज प्रताप के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। उसके बाद यह सवाल पूछा गया। मंगलवार को विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज था। इस भोज में तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। विजय सिन्हा से तेज प्रताप के एनडीए में आने पर सवाल किया गया तो विजय सिन्हा ने कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इस कयास पर तेज प्रताप ने भी जवाब दे दिया दर्शकों, कहा, समय आने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे बयानों के बाद तेज प्रताप के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। तेज प्रताप एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा बन सकते हैं और इसको लेकर अब अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू भी हो गई हैं। दर्शकों, सुनवाता हूं आपको। सब लोग, ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। हम तो उधर अपने प्रिय छोटे भाई जो हैं तेजस्वी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। देश के अंदर ही नहीं, अपने बिहार के अंदर बिहार के लोगों ने जो उन पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए और थोड़ा विदेश का दौरा कम करना चाहिए। आज से नया समीकरण बनेगा। जो लोग बिखरे हुए थे परिवार में, सब लोग एक हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। पूरा परिवार एक हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। कैसे होगा? क्योंकि दोनों लोग अलग अलग। दर्शकों, ये तो वक्त बताएगा कि आखिर होने क्या वाला है। बहरहाल, आज एक और खबर आपको बता दें, बीजेपी के नए अध्यक्ष जल्द ही चुने जा सकते हैं। खबर यह है कि 20 जनवरी तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और नितिन नवीन लगभग तय हैं दर्शकों। लेकिन आपको बता रहा हूं दर्शकों कि इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी की तैयारी है। कई मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। आइए आपको बताता हूं। मकर संक्रांति के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को ही अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और पीएम मोदी नितिन नवीन के प्रस्तावक हो सकते हैं। राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह भी नामांकन में प्रस्तावक हो सकते हैं। माना जा रहा है कि नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। खबर है कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली बुला लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। 19 से 22 जनवरी तक सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में रह सकते हैं और माना यह जा रहा है कि 20 से 22 जनवरी तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और इसे लेकर क्या कयास लगाए गए हैं, सुनवाता हूं आपको। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा गौरवान्वित क्षण होगा कि आज युवाओं के हाथ में आप आगे अपने देख रेख में, अपने नेतृत्व में प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर युवा भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और ये लोकतंत्रीय पद्धति भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई पड़ता है। परिवारवाद, वंशवाद को एक तमाचा भी लगेगा। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है महात्मा विदुर से। जिस व्यक्ति में हमेशा नया सीखने की चाह होती है, वह व्यक्ति जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है। महात्मा विदुर कहते हैं
यह आदत ज्ञानी इंसान की पहचान है। ज्ञानी व्यक्ति बुरे समय में विचलित नहीं होते हैं, वे हमेशा बिना पक्षपात के निर्णय लेते हैं और कर्तव्यों का पालन करते हैं। यही आपको भी करना है दर्शकों, और अपना ख्याल रखना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH